हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। तो बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज में जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन था, जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर तक किया था, उसके जस्ट नेक्स्ट का पार्ट इंडस्ट्री सेक्टर आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें इंडिया और बिहार दोनों के कंटेक्स्ट में हम लोग देखेंगे और इंडस्ट्री सेक्टर का कैसे ग्रोथ हुआ है इंडिया में वो सिंस इंसेप्शन देखेंगे, कैसे जब से स्टार्ट से हुआ है। और बिहार में जो इकोनॉमिक सर्वे में चीज़ें दी गई हैं इंडस्ट्री सेक्टर के रिगार्डिंग, उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे कवर हम लोगों ने इसको किया है। तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं अपना आज का। तो आज का जो अपना पहला चीज़ होगा वो बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी से पहले जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ साउंड इंडस्ट्रियल बेस नहीं था और इसको विकास भी होने नहीं दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन जो हमारा कॉलोनियल कंट्री, जो हमारा मेन कॉलोनाइजर था, तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि इंडिया को बस जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं उसका एक्सपोर्टर के तौर पे रखा जाए, जैसे यहाँ से कॉटन उठा के लेके जाया जाए। और दूसरा मोटिव इसका ये है कि जो वहाँ से प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बन के आए, वो यहाँ के मार्केट में वो बेच सके। वो तभी बिकेगा जब यहाँ की खुद की इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी। तो ये दो मोटिव की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप होने नहीं दिया गया। फिर धीरे धीरे सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, उसमें थोड़ा बहुत मॉडर्न इंडस्ट्री का ग्रोथ होना शुरू हुआ, जैसे कि जूट इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ बंगाल में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हुआ महाराष्ट्र और गुजरात में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो सेकेंड हाफ में 19th सेंचुरी, बिल्कुल जो सेकेंड हाफ है उसमें जो है टिस्को ने शुरू किया 1907 में। लेकिन कैपिटल गुड्स का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ था वो काफ़ी लिमिटेड था, क्योंकि इसको जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस समय पे आती थी उन्हीं को सपोर्ट था ब्रिटेन गवर्नमेंट का। तो वो सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री को कभी नहीं मिल पाया इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इन टर्म्स ऑफ रूल रेगुलेशन, और साथ में जो गवर्नमेंट के साइड से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो भी ब्रिटिश राज में कभी नहीं मिला। फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम लोगों ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी आपका मतलब कि सोशलिस्ट और जो कैपिटलिस्ट है दोनों का मिक्स करके। तो कैपिटलिस्ट में सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के पास होती हैं, जबकि सोशलिस्ट में सारी चीज़ें स्टेट के पास होती हैं। तो हम लोगों ने दोनों का मिक्सचर अडॉप्ट किया। कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के पास थी और कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिवली स्टेट के द्वारा ओन की जा रही थी। लेकिन जो स्टार्टिंग टाइम था वहां पे जो इंडस्ट्री यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उनके पास कैपिटल का बहुत ही ज्यादा कमी था, प्लस साथ में उस तरीके का मार्केट भी नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे गरीबी, भुखमरी काफी सिचुएशन थी, तो उनके प्रोडक्ट को खरीदता कौन फिर। इस सिचुएशन को देखते हुए जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसमें फोकस किया गया कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पे, जिसमें कि जो मेन इंडस्ट्रीज थी इसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया। और जो 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया, इसको डिवीजन मेनली मिला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंतर्गत में। तो इसका जो डिवीजन था, इसमें जो पहला टाइप था जो कि एक्सक्लूसिवली सरकार के द्वारा ही ओन किया जाएगा, उसका प्राइवेट सेक्टर का उसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा जो डिवीजन था वो ये था कि ओनरशिप तो प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा, लेकिन वैसे सेक्टर्स जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर जिसमें काम कर रही है वही सारे सेक्टर्स थे और उन्हीं के इफर्ट को ये सप्लीमेंट कर रहा था। तीसरा टाइप ये कि जो कि ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास में तो था, लेकिन बहुत सारे रेगुलेशन की वजह से, लाइसेंस की जरूरत की वजह से वो कंट्रोल होता था स्टेट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा। तो पूरा ऑटोनॉमी प्राइवेट सेक्टर को भी उपलब्ध यहां पे नहीं था। इसके साथ में 1955 में कार्बे कमिटी भी बैठी थी। उन्होंने सजेस्ट किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव होंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ में जो रूरल एरियाज हैं वहां पे ये ज्यादा डेवलप होंगे, तो उनके ग्रोथ में भी सहायक होंगे। इसके लिए बहुत सारा कंसेशन उनको दिया गया, जैसे एक्साइज ड्यूटी उनको कम लगेगा, उनको जो लोन दिया जाएगा उसमें इंटरेस्ट रेट कम लिया जाएगा, तो उनको प्रमोट करने का कोशिश यहाँ पे किया गया था। इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी जो हमारा था उसमें फोकस ये था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोग करें, मतलब जो भी गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग खुद कंट्री लेवल पे उसका प्रोडक्शन शुरू कर दें। और साथ में क्या है, जो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होगी उसको हम लोग बाहर के फॉरेन कंपटीशन से बचा के रखेंगे विद द टूल्स ऑफ टैरिफ एंड कोटा।
टैरिफ और कोटा मतलब क्या है कि उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा दें, या कोटा में क्या है कि आप फिक्स लिमिट तक इतना ही आप यहां पे इंपोर्ट कर सकते हो, ये कोटा लगा के। तो यही पॉलिसी लगभग लगभग 1990s तक रहा है, 1980s तक रहा है यही पॉलिसी। तो इन सारे पॉलिसी का अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें तो 1950 से 51 तक में जो इंडस्ट्री सेक्टर था, इसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी लगभग 13% रहा। वही जो है 1990 से 1991 के वाला जो पीरियड है, इसमें यह कंट्रीब्यूशन बढ़ के 24.6% तक पहुंच गया। अगर एनुअल ग्रोथ की बात की जाए तो वो लगभग लगभग 6% के आसपास रहा। बहुत ज़्यादा हमारा एरिया जो है थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई हो गया, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसके मुकाबले, और साथ में जो फॉरेन कंपटीशन था उससे भी प्रोटेक्शन अभी तक इन सारे इंडस्ट्रीज को मिल रहा था। लेकिन कुछ कुछ निगेटिव चीजें भी हुई, जैसे कि एक्सेसिव स्टेट इन्वॉल्वमेंट। जो राज्य सरकार और भारत सरकार, उनका बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था बिजनेस में। कंपटीशन फॉरेन से इनको बचाया गया था, तो वो भी एक फैक्टर था जिसके ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई ये सारी इंडस्ट्रीज। फिर पब्लिक सेक्टर जो थे उनके द्वारा बहुत ज्यादा लॉसेस बनाए जा रहे थे, बहुत ज्यादा उन लॉसेस उनको हो रहा था। बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर थे, और इन जो पब्लिक सेक्टर्स थे इनमें इफिशियंसी की कमी थी, बहुत ज्यादा वो फोकस नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग इनका ऑब्जेक्टिव था नहीं। इसी के बाद से जो 1991 रिफॉर्म्स आया है 8वें 5 ईयर प्लान के आसपास में, तो उसमें डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री ये चीज किया गया। और इसमें जो पहले लाइसेंस लेना होता था हर चीज के लिए, और उसी पीरियड को हम लोग लाइसेंस राज के नाम से जानते थे, तो ये लाइसेंस राज का पीरियड खत्म हो गया। इसी को हम लोग डी लाइसेंसिंग भी बोलते हैं। फिर बहुत सारा रेगुलेशन था, उस सारे रेगुलेशन को खत्म कर दिया गया, तो उसको डी रेगुलेशन बोला गया। फिर डी रिजर्वेशन एक चीज हुआ, जिसमें कि वैसे सारे सेक्टर्स जो कि पहले रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर के लिए ही, उसको खोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए। बस कुछ सेक्टर ऐसे थे जिसको कि एक्सक्लूसिवली रोका गया कि इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर रहेंगी। फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, डिफेंस, इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स खोल दिए गए थे। और जो कंप्लायंस बर्डन था इंडस्ट्री के ऊपर, कि जो भी रूल रेगुलेशन हो गए उनमें कंप्लायंस बर्डन, उनके साथ में कंप्लाई करने का जो कॉस्ट होगा, उसको काफी हद तक कम करने की कोशिश इसमें की गई। फिर ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म भी यहां पे किया गया। ट्रेड जो टैरिफ था उसको लिबरलाइज किया गया। जो टैरिफ बहुत ज्यादा हुआ करता था, डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग प्रोटेक्ट करके चल रहे थे इंडस्ट्री को, उसको लिबरलाइज कर दिया गया, जिससे काफी सारे फॉरेन कंपनीज यहां पे आई, उन्होंने इन्वेस्ट किया। फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बहुत तरीके का क्वांटिटी वाला रिस्ट्रिक्शन इंपोज था कि इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसको बिल्कुल तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। लाइसेंसिंग प्रोसीजर की आवश्यकता होती थी 1991 से पहले, आपको अगर कोई सामान इंपोर्ट करना है तो उस चीज को खत्म कर दिया गया। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया कंपटीशन बढ़ावा देने के लिए। तो ये सारी चीजें ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स 1991 के तहत में हुई। फिर प्राइवेटाइजेशन का अगर हम लोग देखें पार्ट, तो उसमें जो पब्लिक सेक्टर थे, पब्लिक इंटरप्राइजेस थे, उसमें जो गवर्नमेंट का स्टेक था उसको भी बेचा गया, जिससे क्या है कि इन सारे इंटरप्राइजेस का जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट है, वो जो है कोशिश किया गया कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाए। इसमें स्टेक गवर्नमेंट का भी था, लेकिन माइनर स्टेक के तौर पे यहाँ पे आने लगी, और प्राइवेट सेक्टर को इसमें इंक्रीज उनका पार्टिसिपेशन किया जाने लगा। इससे क्या है कि उनका जो वर्किंग में थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी मिला, और जो प्राइवेट सेक्टर जनरली जाना जाता है इफिशियंसी के लिए, तो इससे वही चीज का टारगेट किया गया था कि हमारी इफिशियंसी जो है वो बढ़ेगी। तो इन सारे चेंजेस की वजह से इंडिया जो है अभी सक्सेसफुली बहुत सारे ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी, टेक्सटाइल, इन सब के सक्सेसफुल एक्सपोर्टर के तौर पे खड़ा है। लेकिन अगर नेगेटिव देखें इस पीरियड का, तो इस पीरियड को हम लोग इरा ऑफ जॉबलेस ग्रोथ मानते हैं, और जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर है वो लगभग लगभग स्टैग्नेंट रहा है, एक ही लेवल पे बना रहा है, उससे आगे पीछे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। वहीं अगर चैलेंज की बात करें कि अभी करंट टाइम में क्या क्या चैलेंजेज अभी भी इंडस्ट्री सेक्टर को झेलना पड़ रहा है, तो लैक ऑफ इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कमी है, पावर की कमी है, रेल रोड की कमी है, लॉजिस्टिक फैसिलिटी, सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना, तो उसके लिए काफ़ी सारा अभी उसमें प्रॉब्लम्स हैं। फिर जो बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिनमें कि आपका उसका जो इंटरमीडिएट गुड है उसके लिए आपको फॉरेन पे डिपेंड करना होता है।
फॉर एग्जांपल हम लोग जो स्टील वगैरह है वो चाइना पे अभी भी डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक। हम लोग खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी हाई ग्रेड स्टील हम लोग को इंपोर्ट ही करना पड़ता है। उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनीज एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं। फिर इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी लॉपसाइडेड हुआ है। रीजनल इम्बैलेंस इसमें देखा जा सकता है, जैसे कि 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है मात्र 3 स्टेट में है, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, जो कि 60% ऑफ द टोटल आउटपुट लगभग कंट्रीब्यूट कर रही। फिर अगला प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरीके का स्किल लेबर में चाहिए कंपनीज को, इंडस्ट्री को, उससे मैच नहीं हो रहा है। फिर लेबर लॉ है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उसको तो लेबर कोड में किया गया है बट स्टिल इसको अभी पूरे रूप से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी बनी हुई है। लैंड एक्विजिशन, लैंड आपको एक्वायर करना है तो वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर इनफॉर्मल सेक्टर, उसमें ही हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ लेबर है उसी में इन्वॉल्व है। एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो उनका क्रेडिट का अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, इनोवेशन, उसकी कमी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से उठ के इंडस्ट्री में जाने वाले लेबर फोर्स थे, उन सबको अकोमोडेट करने में सक्षम नहीं रहा है। वहीं अगर इसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी अगर हम लोग देखें इंडस्ट्री सेक्टर का, तो ये लगभग 26% ऑफ जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये थोड़ा थोड़ा पीछे का आंकड़ा है, तो ये लगभग अभी 30% के आसपास है इंडस्ट्री सेक्टर का। फिर कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट, वो 26% लेबर फोर्स हमारा इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो वहीं अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री के अंदर ही आता है, उसी के अंदर का एक पार्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वो देखने में आया है कि एम्प्लॉयमेंट जो है 46% घटा है लगभग पिछले 5 सालों में। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, जैसे मेक इन इंडिया। इसका मेन टारगेट ये था कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे बनाया जाए, और इसमें फोकस मेनली 25 सेक्टर्स पे किया गया था। और इसका टारगेट ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग, तो उसका कंट्रीब्यूशन 2022 तक 25% ऑफ जीडीपी पहुंच जाए, प्लस साथ में 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट हों 2022 तक। दूसरा है आपका स्किल इंडिया मिशन। तो इसके तहत में 10 मिलियन लोगों को स्किल ट्रेनिंग देने की बात की गई थी, और ये इस कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा जरूरी दिखता है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मली स्किल्ड वर्क फोर्स है वो मात्र 2% है, जो कि आपका साउथ कोरिया में लगभग 32%, 90%, 80% उस रेशियो में चलता है। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर आपका स्टार्टअप इंडिया दिया गया, डिजिटल इंडिया, सागरमाला जो पोर्ट्स है उनको डेवलप करने के लिए, भारतमाला रोड डेवलप करने के लिए, पीएम गति शक्ति योजना जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, दोनों चीज़ों को यहाँ पे जोड़ के उसका नाम दिया गया पीएम गति शक्ति योजना। ये क्या है, इसका नेशनल लेवल पे एक मास्टर प्लान है जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने की दिशा में काम कर रहा है। तो मल्टी मोडल क्या होता है, रेल, रोड, हाईवेज, इंफॉर्मेशन वेज, तो ये सारे कुछ एक साथ में इसको डेवलप करने पे फोकस है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट किया गया है, 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, और ये डेवलप किए गए हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत में। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो बनाया गया है, नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन NIMZ ये बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चलाया गया ताकि हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस जो है कम हो और हम लोग सेल्फ रिलायंस अचीव करें। तो यही सारी चीज़ है अगर हम लोग इंडिया लेवल पे इंडस्ट्री को देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं बिहार वाला पोर्शन। ये आंकड़ा लिया गया है आपका जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का है उससे। तो उसके हिसाब से जो इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इंडिया में 2015-16 में ये 31.6% था, जो कि बिहार में 20.3% था। अब चूंकि कोविड-19 वाले सिचुएशन में काफ़ी सारा स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग का और इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन घटा था, तो ये नेशनल लेवल पे 29.6% हो गया घट के 2019-20 में, और बिहार में ये कंट्रीब्यूशन घट के 20.1% हुआ।
तो बिहार में जो कमी आई है वो नेशनल लेवल के मुकाबले थोड़ा कम ही कम आया है। नेशनल लेवल के मुकाबले हम लोग 2% कम हुए हैं, जबकि बिहार लेवल पे 0.2% की कमी आई है। अब देखते हैं कि बिहार का जो प्रॉब्लम्स है वो भी साथ साथ में हम लोग देखते अगर जाएंगे तो हम लोग को दिखेगा यहाँ पे। तो बिहार का कंट्रीब्यूशन इन फिक्स्ड कैपिटल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये है 0.7%। जो पूरा इंडस्ट्री सेक्टर का इंडिया लेवल पे देखें तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल में मात्र 0.7% बिहार के हिस्से में है। वहीं अगर वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो मात्र 0.4% है ये। अब बिहार में जो इंडस्ट्रीज हैं उस पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, जो कि आपका इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है। तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, तो इसमें आपका शुगर इंडस्ट्री है। इसमें हम लोग के पास 11 शुगर मिल है, जिसमें से कि 10 एक्टिव है 2020-21 तक। ये तो आपका शुगर प्रोडक्शन कर रही है, प्लस साथ साथ में इथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे भी इन पे काम किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग 2020-21 का अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो 395,000 लीटर इथेनॉल ये बनाया गया और 88.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई, ये जो शुगर केन का हम लोग को रेसिड्यू मिलता है उससे। अब इसको प्रमोट करने के लिए जो है इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 ये हम लोग लेके आए, जो कि इनलाइन है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के हिसाब से। इसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जा रहा है और भी जो भी फेवरेबल इन्वायरमेंट है वो बनाया जा रहा है। इससे आपका फार्मर्स इनकम भी बढ़ेगा और साथ में इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अगला सेक्टर हम लोग देखते हैं तो डेयरी सेक्टर। तो इसमें जो गवर्नमेंट के साइड से कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान, फिर वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग, आपका जो कीड़ा मारने वाला जो दवाई खिलाते हैं वो वाला पार्ट, सीड डिस्ट्रीब्यूशन, फीड स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका चारा है उसका वितरण, ये सारी चीजें सरकार के द्वारा की गई हैं और जो एजेंसी इसको कर रही है वो कॉम्फेड है। आगे आते हैं हम लोग हैंडलूम एंड पावरलूम सेक्टर के लिए। तो इसमें एक जो बात है वो है सिल्क का प्रोडक्शन। सिल्क वाला जो वेराइटी है, हमारे पास तीनों वेराइटी का सिल्क अवेलेबल है बिहार में, मलबरी, टसर और अंडी। तो मलबरी जो सिल्क है वो हमारा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार ये सारे जिलों में मलबरी सिल्क मिलता है। वहीं अगर तसर सिल्क की बात की जाए तो बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई इन जिलों में तसर सिल्क मिलता है। अंडी सिल्क हमारा मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में पाया जाता है। इसके अलावा और जो बिहार में अगर हम लोग टेक्सटाइल के सेक्टर में देखें तो उसके लिए मैंने ये इमेज निकाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि भागलपुर में क्या है, बांका में क्या है, गया में किस तरीके के कपड़े का उत्पादन होता है, नालंदा में क्या क्या चीज़ है, नवादा में क्या है, मधुबनी में क्या है, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, पटना, सिवान, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिमी चंपारण, इन सारे जगहों पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका आपका एक बार ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। इसी को प्रमोट करने के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे विद्युत सब्सिडी अनुदान योजना, कार्यशील पूंजी योजना, फिर आपका छात्रवृत्ति, जो ट्रेनी है उनको छात्रवृत्ति देने की योजना, फिर इसके लिए भवन निर्माण, ये सारा योजना जो है इस तरीके से चल रहा है। तो इन योजनाओं को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कुछ कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये 2016 में लाया गया। इसके तहत में इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया है और जो इन्वेस्टमेंट आया है वो मेनली 3 एरियाज में आया है, इथेनॉल प्रोडक्शन में, फूड प्रोसेसिंग में और रिन्यूएबल एनर्जी में। और इसमें भी जो इन्वेस्टमेंट आया है उसका जो लार्जेस्ट पार्ट है 57% वो हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन के ही क्षेत्र में आया है। अदर देन दैट की और इसको प्रमोट करने के लिए जो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है उसके लिए हम लोगों ने पॉलिसी दिया है, बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021। फिर कोरोना का जो सिचुएशन था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो उसके लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाया गया था। वहीं इंडस्ट्री क्या क्या है, सरकार के द्वारा क्या क्या चीजें की जा रही हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। बियाडा स्थापित किया गया है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका स्थापना जो 1974 में किया गया, बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं। अभी जो करंट में ये काम कर रही है वो है आपका नेशनल लेवल पे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि आपका लिंक्ड है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपका
ये क्या है, मालगाड़ी जो है उसका एक स्पेसिफिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये आपका इधर पानीपत से लेकर के कोलकाता तक इसको कनेक्ट कर रहा है, बीच में बिहार होके ये लाइन पास करेगी। इससे क्या है कि कोई भी जो हम लोग को मालगाड़ी से सामान भेजना है उसके लिए एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ट्रेन लाइंस बिछाई गई, इसको लिंकेज दिया गया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। तो इसी में जो बातचीत चल रही है बिहार के साइड से, वो बियाडा ही यहाँ पे बातचीत कर रही है, इसमें पार्टिसिपेशन उनके साइड से ही हो रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट आपका उद्योग मित्र है। ये 2020-21 में इस इनिशिएटिव के तहत में 556 जो इंटरप्रेन्योर्स थे, उद्यमी थे, उनको सहायता इसके तहत में मिला है। फिर अगर स्कीम्स की बात की जाए तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना, ये सारी योजनाएं चलाई गई हैं बिहार सरकार के द्वारा। ये है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का आंकड़ा। ये क्या है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो मेल पार्टिसिपेशन है बिहार लेवल पे वो 75.1% है मेल का पार्टिसिपेशन। वहीं इंडिया लेवल पे ये मेल पार्टिसिपेशन 81.2%। जो बिहार के लिए अजीब बात है वो ये है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो मात्र 9.7% है बिहार में, जबकि वो नेशनल लेवल पे 32.3%। तो अगर हम लोग को बिहार को आगे लेके जाना है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, तो जो महिला वर्क फोर्स है उसको, उसके पार्टिसिपेशन को बढ़ाए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये वन ऑफ द कंसर्न एरिया है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको दिखा सकते हैं इस आंकड़े की मदद से। नेक्स्ट जो कंसर्न एरिया है कि हमारे यहाँ पे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो 62% है बिहार में। यही नेशनल लेवल पे अगर देखें तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन 46.4%। वहीं इसके कारण को अगर हम लोग जानते हैं तो कारण है इसका कि फर्टिलिटी रेट जो है नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 3.1% के आसपास, 3.1 है हमारा TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, जबकि यही जो है नेशनल लेवल पे 2 के आसपास में आ गया है। दूसरा इसका कारण ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन है बिहार का उसका 46% बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, तो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन को बढ़ाने में एक बड़ा फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें इंडस्ट्री और जो लेबर फोर्स है दोनों ही चीज़ों को एक साथ में कवर कर दिया है। उसका जो इकोनॉमिक सर्वे था उस पोर्शन को हमने कवर किया है। इस जानकारी के बाद हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं कि कंपेयर टू नेशनल एवरेज बिहार हैज लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल बेस, discuss the reasons for it and critically analyze the steps taken by Bihar government to promote industries in the state। राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बिहार में जो औद्योगिक बेस है वो काफी छोटा है। इसके कारणों पर चर्चा करें एवं इस दिशा में बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का आप आलोचनात्मक विन्यास यहां पे करें। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिद्धि ISPCS, उसका आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। वहां पे जाके आप आंसर पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका इवेल्युएशन मिलेगा साथ साथ में। और इसके अलावा जो भी आपके जान पहचान में BPSC स्पेसिफिक मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हों अभी या फिर इन फ्यूचर, तो उनको आप ये वीडियो और कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इतनी ही चीज़ें हैं आज के वीडियो में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू।